हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। मेरा नाम है सूरज और आप सभी का स्वागत है मेरी एक और नई डरावनी कहानी में। दोस्तों, आज की कहानी सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं है, क्योंकि इस कहानी के बाद शायद आप भी रात में किसी सुनसान रास्ते पर अकेले जाने से पहले 10 बार सोचेंगे। ये बात है सर्दियों की एक काली रात की। रात के करीब 1 बज रहे थे। आसमान में चांद तो था, लेकिन घने बादलों के पीछे छिपा हुआ था। सड़क के दोनों तरफ घना जंगल था और दूर दूर तक कोई इंसान दिखाई नहीं दे रहा था। मैं अपनी बाइक से घर लौट रहा था। मेरे घर तक पहुंचने के लिए 2 रास्ते थे। एक लंबा रास्ता जो शहर के बीच से होकर जाता था और दूसरा रास्ता लगभग 15 किलोमीटर छोटा था। लेकिन उस छोटे रास्ते के बारे में गांव के लोग कहते थे, रात के बाद उस सड़क पर मत जाना। मैं इन बातों पर कभी विश्वास नहीं करता था। उस रात भी मैंने सोचा, इतना क्या डरना, आधे घंटे में घर पहुंच जाऊंगा। मैंने बाइक उस सुनसान रास्ते पर मोड़ दी। कुछ दूर जाने के बाद मोबाइल का नेटवर्क चला गया। मैंने बाइक की स्पीड थोड़ी बढ़ा दी। तभी मेरी बाइक की हेडलाइट के सामने सड़क पर एक काली परछाई दिखाई दी। मैंने तुरंत ब्रेक लगा दिया। बाइक फिसलते फिसलते बची। मैंने सामने देखा, सड़क बिल्कुल खाली थी। मैंने सोचा शायद कोई पेड़ की परछाई होगी, लेकिन तभी पीछे से किसी के पायल पहनकर चलने की आवाज आई। छन छन छन। मैंने धीरे से पीछे मुड़कर देखा। कोई नहीं था। आवाज फिर आई। छन छन छन। इस बार आवाज बिल्कुल मेरे पीछे से आ रही थी। मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए। मैंने बिना पीछे देखे बाइक स्टार्ट की और तेजी से आगे बढ़ गया। लेकिन तभी मेरे कान के बिल्कुल पास किसी ने बहुत धीमी आवाज में कहा, मुझे भी आगे तक छोड़ दो। मैंने डर के मारे बाइक पर अपना संतुलन खो दिया। बाइक सड़क के किनारे जाकर रुक गई। मैंने धीरे धीरे पीछे देखा और जो मैंने देखा उसे देखकर मेरी सांस रुक गई। बाइक की पिछली सीट पर एक लड़की बैठी हुई थी। उसके लंबे काले बाल उसके पूरे चेहरे को ढके हुए थे। मैंने कांपती आवाज में पूछा, तुम यहां कब बैठी? उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस धीरे से अपना सिर उठाया और बोली, मुझे घर जाना है। मैंने पूछा, कहाँ है तुम्हारा घर? कुछ सेकंड तक बिल्कुल खामोशी रही। फिर उसने सड़क के सामने बने जंगल की तरफ उंगली करके कहा, वहीं। मैंने उसकी उंगली की दिशा में देखा। वहां एक पुराना टूटा हुआ मकान था। लेकिन उस मकान को देखकर मेरे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई, क्योंकि उस मकान के दरवाजे पर वही लाल रंग का कपड़ा लटक रहा था जो मैंने अभी कुछ मिनट पहले सड़क पर पड़ा देखा था। और तभी लड़की ने मेरे कान के पास आकर फुसफुसाया, लेकिन मुझे घर मत छोड़ना, वहां मैं अकेली नहीं हूं। मैंने तुरंत पीछे मुड़कर उसकी तरफ देखा, लेकिन बाइक की पिछली सीट खाली थी और सड़क के बिल्कुल बीच में एक चीज पड़ी थी, एक पुरानी पायल। उसी वक्त जंगल के अंदर से किसी औरत के चीखने की आवाज आई, भाग जाओ। और फिर पूरे जंगल में एक साथ कई आवाजें गूंजने लगीं, भागो, भागो, भागो। मैंने बाइक स्टार्ट की, लेकिन बाइक स्टार्ट ही नहीं हुई। और तभी मेरी नजर बाइक के शीशे पर पड़ी। शीशे में मेरे पीछे वही लड़की खड़ी थी, लेकिन इस बार उसका चेहरा दिखाई दे रहा था और उसके चेहरे पर आंखें नहीं थीं। मैंने बाइक के शीशे में देखा, वही लड़की मेरे पीछे खड़ी थी, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर आंखें नहीं थीं। मैं डर के मारे कुछ सेकंड तक हिल भी नहीं पाया। फिर अचानक बाइक अपने आप स्टार्ट हो गई। मैंने बिना पीछे देखे एक्सीलेटर घुमा दिया। बाइक तेज रफ्तार से सड़क पर दौड़ने लगी। लेकिन कुछ दूर जाने के बाद मुझे एहसास हुआ, सड़क खत्म ही नहीं हो रही थी। मैं जिस रास्ते से आया था उस रास्ते पर मुश्किल से 10 मिनट लगे थे, लेकिन अब करीब आधा घंटा हो चुका था। मैंने मोबाइल निकाला। स्क्रीन पर समय था 1:17 AM। मैंने घबराकर मोबाइल जेब में रख लिया। कुछ सेकंड बाद फिर मोबाइल की घंटी बजी। एक अनजान नंबर से कॉल था। मैंने कॉल उठाई। दूसरी तरफ से कोई आवाज नहीं आई, बस धीमी धीमी सांस लेने की आवाज। मैंने कहा, हेलो, कौन बोल रहा है? कुछ सेकंड बाद एक लड़की की आवाज आई, तुम मुझे छोड़कर क्यों भागे? मेरे हाथ से मोबाइल लगभग गिर गया। मैंने तुरंत कॉल काट दी। तभी बाइक की हेडलाइट अचानक बंद हो गई। चारों तरफ घना अंधेरा। मैंने ब्रेक लगाया और तभी सड़क के किनारे एक छोटा सा चाय का ढाबा दिखाई दिया। मैंने सोचा शायद कोई इंसान मिल जाए। मैं बाइक लेकर वहां पहुंच गया। ढाबे पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था।
मैंने उससे पूछा, बाबा, ये कौन सी जगह है? बूढ़े ने मुझे देखा, फिर मेरी बाइक को देखा और अचानक उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसने पूछा, तुम इस रास्ते पर कितने बजे आए थे? मैंने कहा, लगभग 1 बजे। बूढ़े ने कुछ देर चुप रहने के बाद कहा, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। मैंने पूछा, क्यों? उसने मेरी बाइक की पिछली सीट की तरफ इशारा किया। मैंने पीछे देखा, वहां कुछ नहीं था। फिर बूढ़े ने धीरे से कहा, आज से ठीक 3 साल पहले इसी रात एक लड़की इसी सड़क पर मरी थी। मेरी सांस अटक गई। मैंने पूछा, कैसे? बूढ़ा बोला, रात में वो किसी से लिफ्ट मांग रही थी। एक बाइक वाला उसे अपने साथ ले गया, लेकिन कुछ किलोमीटर बाद उसका एक्सीडेंट हो गया। मैंने पूछा, फिर? बूढ़े ने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, लड़की वहीं मर गई। मैंने कांपते हुए पूछा, उसका नाम क्या था? बूढ़ा कुछ बोलता, उससे पहले ही ढाबे की सारी लाइटें बंद हो गईं। अंधेरे में फिर वही आवाज आई, मुझे घर जाना है। मेरे शरीर में जैसे खून जम गया। बूढ़ा जोर से चिल्लाया, पीछे मत देखना। लेकिन तभी मेरे कंधे पर किसी का ठंडा हाथ पड़ा और मेरे कान में फुसफुसाहट आई, मेरा घर तुम्हारे पीछे है। मैंने डरते डरते सामने देखा। सड़क के उस पार वही पुराना मकान खड़ा था, लेकिन इस बार उस मकान की खिड़की में एक नहीं, दर्जनों परछाइयां खड़ी थीं और उनमें से एक ने धीरे धीरे अपना हाथ उठाकर मुझे अंदर आने का इशारा किया। बूढ़ा मेरे पास आया और बोला, अगर आज रात सूरज निकलने से पहले तुम उस घर के अंदर चले गए तो सुबह तुम्हारी लाश भी नहीं मिलेगी। और तभी मेरी बाइक के पीछे से किसी बच्चे की आवाज आई, बाबा, वो आदमी अकेला नहीं है। बूढ़े ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में डर था और उसने बस इतना कहा, अब बहुत देर हो चुकी है। बूढ़े ने मेरी तरफ देखा और कहा, अब बहुत देर हो चुकी है? मैंने घबराकर पूछा, किस बात की देर हो चुकी है? बूढ़े ने कोई जवाब नहीं दिया। वह तेजी से ढाबे का दरवाजा बंद करने लगा। मैंने पूछा, बाबा, आप मुझे यहां से जाने क्यों नहीं दे रहे? बूढ़ा बोला, क्योंकि अब वो तुम्हें जाने नहीं देगी। मैंने पीछे मुड़कर देखा। सड़क बिल्कुल खाली थी, लेकिन बाइक की पिछली सीट पर एक गीला हाथ का निशान बना हुआ था। मैंने कांपते हुए अपनी बाइक उठाई और ढाबे से निकलने लगा। तभी बूढ़ा मेरे पीछे दौड़कर आया। उसने मेरी बाइक की चाबी पकड़ ली और बोला, अगर जिंदा रहना है तो मेरी बात ध्यान से सुन। मैं रुक गया। बूढ़े ने कहा, जिस लड़की को तुमने रास्ते में देखा उसका नाम मीरा था। मैंने पूछा, लेकिन वो मर चुकी है? बूढ़े ने सिर हिलाया, हाँ, 3 साल पहले। फिर उसने एक ऐसी बात बताई जिसे सुनकर मेरे होश उड़ गए। उसने कहा, मीरा की मौत सड़क पर नहीं हुई थी। मैंने पूछा, तो कहाँ हुई थी? बूढ़े ने जंगल के उस पुराने मकान की तरफ देखा। उसी घर में। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। बूढ़ा बोला, 3 साल पहले मीरा रात में इसी रास्ते से जा रही थी। उसने उस मकान में रहने वाले एक आदमी से मदद मांगी। उस आदमी ने उसे घर के अंदर बुलाया, लेकिन फिर बूढ़ा अचानक चुप हो गया। मैंने पूछा, फिर क्या हुआ? उसने धीमी आवाज में कहा, मीरा उस घर से कभी बाहर नहीं निकली। तभी जंगल की तरफ से किसी लड़की के रोने की आवाज आई, मुझे बचा लो। मैंने बूढ़े से पूछा, ये आवाज? बूढ़े ने कहा, वो तुम्हें बुला रही है। मैंने कहा, लेकिन मैं वहां नहीं जाऊंगा। बूढ़ा बोला, तुम्हें जाना पड़ेगा। मैंने हैरानी से पूछा, क्यों? बूढ़े ने मेरी बाइक की तरफ इशारा किया। बाइक के मीटर पर कुछ लिखा हुआ था। मैंने पास जाकर देखा। धूल में उंगली से लिखा था, एक और। मैंने पूछा, इसका मतलब? बूढ़ा बोला, हर 3 साल में वो किसी एक आदमी को अपने साथ ले जाती है। मेरी सांस तेज हो गई। और आज 3 साल पूरे हो गए हैं। अचानक मेरी बाइक का हॉर्न अपने आप बजने लगा, पी पी पी। फिर जंगल के अंदर से वही लड़की दिखाई दी। इस बार वह सड़क पर नहीं थी। वह धीरे धीरे हवा में चलती हुई मेरी तरफ आ रही थी। बूढ़ा चिल्लाया, आंखों में मत देखना। लेकिन मैं देर कर चुका था। मीरा मेरे सामने आकर रुक गई। उसने अपना चेहरा ऊपर उठाया और पहली बार मैंने उसकी आंखें देखी। उसकी आंखें नहीं थीं, लेकिन उनके अंदर से काला धुआं निकल रहा था। वह मेरे बिल्कुल पास आई और बोली, तुम मुझे घर छोड़ने आए थे? मैंने कांपते हुए कहा, हाँ। वह मुस्कुराई, तो अब मेरे साथ घर चलो। अचानक मेरे पीछे किसी ने मुझे जोर से धक्का दिया। मैं सड़क पर गिर गया। जब उठकर देखा, बूढ़ा वहां नहीं था।
ढाबा भी गायब था, सड़क भी गायब थी, चारों तरफ सिर्फ जंगल था और मेरे सामने वही पुराना मकान खड़ा था। उसका दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा था। छर्रर! अंदर से एक आवाज आई, सूरज! मैं जम गया, क्योंकि उस घर के अंदर से मुझे मेरा नाम कौन बुला रहा था, ये मैं आज तक नहीं समझ पाया। और फिर दरवाजा पूरी तरह खुल गया। अंदर अंधेरा था, लेकिन उस अंधेरे में मेरी बाइक की दूसरी चाबी पड़ी थी और उसके नीचे एक पुरानी तस्वीर थी। मैंने तस्वीर उठाई और तस्वीर देखते ही मेरे हाथ कांपने लगे, क्योंकि उस तस्वीर में मीरा के साथ मैं खुद खड़ा था, लेकिन तस्वीर 3 साल पुरानी थी। मेरे हाथ में वो तस्वीर थी और तस्वीर में मैं खुद खड़ा था। मेरे सामने वही लड़की थी, मीरा। मैं तस्वीर को बार बार देख रहा था। मेरे दिमाग में सिर्फ एक सवाल घूम रहा था, ये कैसे हो सकता है? मुझे तो मीरा के बारे में आज से पहले कभी पता ही नहीं था। मैंने तस्वीर पलट कर देखी। पीछे सिर्फ एक तारीख लिखी थी, 17 जनवरी 2023। मैं कुछ देर तक उस तारीख को देखता रहा। फिर अचानक मुझे कुछ याद आया। 3 साल पहले 17 जनवरी की रात मैं भी इसी रास्ते से गुजरा था। लेकिन उस रात मेरे साथ क्या हुआ था, मुझे कुछ भी याद नहीं था। तभी घर के अंदर से फिर आवाज आई, सूरज, अंदर आओ। मैंने डरते हुए दरवाजे की तरफ देखा। अंदर अंधेरा था, लेकिन अंधेरे के बीच एक छोटा सा कमरा दिखाई दे रहा था। उस कमरे में एक पुरानी लकड़ी की मेज थी। मेज पर एक डायरी रखी थी। मैंने धीरे धीरे अंदर कदम रखा। जैसे ही मैंने डायरी उठाई, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। धड़ाम! मैंने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं खुला। तभी डायरी अपने आप खुल गई। पहले पन्ने पर लिखा था, जो भी इस घर में आएगा वह अपना अतीत भूल जाएगा। मैंने अगला पन्ना पलटा। उस पर लिखा था, मीरा को बचाने वाला आदमी तीसरी रात वापस आएगा। मैं समझ नहीं पा रहा था कि इसका मतलब क्या है। तभी पीछे से किसी के चलने की आवाज आई। थक, थक, थक। मैंने धीरे से पीछे देखा। कमरे के कोने में मीरा खड़ी थी, लेकिन अब उसका चेहरा पहले जैसा डरावना नहीं था। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, सूरज, मुझे यहां से बाहर निकाल दो। मैंने पूछा, तुम मुझे कैसे जानती हो? मीरा ने मेरी तरफ देखा और कहा, क्योंकि तुमने मुझे 3 साल पहले बचाने की कोशिश की थी। मेरे दिमाग में अचानक कुछ तस्वीरें चमकने लगी। एक सुनसान सड़क, एक लड़की सड़क के किनारे खड़ी, एक आदमी उसे जबरदस्ती जंगल की तरफ ले जा रहा है और मैं उस आदमी के पीछे भाग रहा हूं। फिर एक जोरदार आवाज। मैं जमीन पर गिर जाता हूं। मेरे सिर से खून निकल रहा है और उसके बाद सब कुछ अंधेरा। मैंने अपना सिर पकड़ लिया। मुझे सब याद आने लगा। 3 साल पहले मैं इसी रास्ते से गुजर रहा था। मीरा ने मुझसे मदद मांगी थी। मैंने उसे अपनी बाइक पर बैठाया था, लेकिन रास्ते में एक आदमी ने हमें रोक लिया था। उसने मीरा को पकड़ लिया था। मैंने उसे रोकने की कोशिश की और उसने मेरे सिर पर लोहे की रॉड मार दी थी। मैं बेहोश हो गया था, लेकिन मीरा, वह उस आदमी से बच नहीं पाई। तभी मीरा ने मेरी तरफ देखकर कहा, तुमने मुझे बचाने की कोशिश की थी, इसीलिए मैंने तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाया। मैंने पूछा, तो फिर आज मुझे यहां क्यों बुलाया? मीरा ने दरवाजे की तरफ देखा। उसका चेहरा अचानक डर से बदल गया। वह फुसफुसाई, क्योंकि वो वापस आ गया है। मैंने पूछा, कौन? तभी कमरे की दीवार के पीछे से किसी आदमी की भारी आवाज आई, मीरा। मीरा पीछे हट गई। दरवाजे के बाहर किसी के कदमों की आवाज आने लगी। थक, थक, थक। मीरा ने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसका हाथ बर्फ जैसा ठंडा था। वह बोली, जब तक वो यहां है मैं इस घर से बाहर नहीं जा सकती। मैंने पूछा, कौन है वो? मीरा ने दरवाजे की तरफ देखते हुए कहा, जिसने मुझे मारा था। अचानक दरवाजा अपने आप खुल गया। बाहर एक आदमी खड़ा था। उसका चेहरा अंधेरे में छिपा हुआ था। उसने धीरे धीरे अपना सिर उठाया और मैं उसे देखते ही पहचान गया। मेरे शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई, क्योंकि वो आदमी वही बूढ़ा था जिसने मुझे ढाबे पर रोका था और उसके हाथ में वही लोहे की रॉड थी। बाहर खड़ा आदमी धीरे धीरे कमरे के अंदर आया। उसके हाथ में वही लोहे की रॉड थी। मैं उसे देखकर पीछे हट गया। मेरे मुंह से बस इतना निकला, तुम? बूढ़ा मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान में इंसानियत नहीं थी। उसने कहा, 3 साल बाद आखिर तुम वापस आ ही गए सूरज। मैंने कांपती आवाज में पूछा, तुमने मीरा को क्यों मारा था? बूढ़ा कुछ देर तक मुझे देखता रहा।
फिर उसने लोहे की रॉड जमीन पर रख दी, थक, और बोला, मीरा को मैंने नहीं मारा। मैं हैरान रह गया। तो फिर किसने मारा? बूढ़े ने धीरे से मेरी तरफ इशारा किया। तुमने? मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं चिल्लाया, झूठ! बूढ़ा हंसने लगा। मीरा मेरी तरफ देख रही थी। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। मैंने उससे पूछा, मीरा, ये क्या कह रहा है? मीरा ने कोई जवाब नहीं दिया। बूढ़ा बोला, 3 साल पहले तुमने मीरा को अपनी बाइक पर बैठाया था। रास्ते में तुम दोनों का झगड़ा हुआ। तुमने गुस्से में बाइक तेज चला दी। सामने से ट्रक आया और बाइक सड़क से नीचे जा गिरी। मैंने अपना सिर पकड़ लिया। मेरे दिमाग में फिर वही रात घूमने लगी। तेज बारिश, बाइक की हेडलाइट, मीरा की चीख, और फिर एक जोरदार टक्कर। मैं जमीन पर गिरा था। लेकिन मीरा? मैंने बूढ़े से पूछा। अगर एक्सीडेंट हुआ था तो मुझे सब कुछ याद क्यों नहीं? बूढ़े ने कहा, क्योंकि उस रात तुम भी मर गए थे। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैंने तुरंत मीरा की तरफ देखा। वह धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ी। उसने मेरा हाथ पकड़ा। उसका हाथ बर्फ से भी ज्यादा ठंडा था। वह बोली, सूरज, तुम 3 साल से मेरे साथ हो। मैंने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन तभी मेरी नजर अपने हाथ पर पड़ी। मेरी कलाई पर एक पुराना निशान था। वही निशान जो मुझे बचपन से नहीं था। मुझे अचानक याद आया, उस रात एक्सीडेंट के बाद मैंने मीरा का हाथ पकड़ा था और हम दोनों सड़क के किनारे पड़े थे। मीरा ने आखिरी बार मुझसे कहा था, अगर तुम बच गए तो मुझे भूल मत जाना। लेकिन मैं नहीं बचा था। मैंने घबरा कर पूछा, तो फिर मैं अभी यहां कैसे खड़ा हूं? बूढ़े ने दरवाजे की तरफ देखा और कहा, क्योंकि हर 3 साल में इस सड़क पर मरने वाले लोगों को एक रात के लिए वापस आने का मौका मिलता है। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था। तभी बाहर से अचानक बहुत तेज हवा चलने लगी। घर की सारी खिड़कियां अपने आप खुल गईं और दीवारों पर लगी पुरानी तस्वीरें जमीन पर गिरने लगीं। एक तस्वीर मेरे पैरों के पास आकर रुकी। मैंने उसे उठाया। उसमें मैं और मीरा नहीं थे। उसमें सड़क पर खड़ी कई लाशें थीं और सबसे आगे मैं खुद खड़ा था। मेरे पीछे दर्जनों लोग खड़े थे। सबकी आंखें काली थीं। मीरा ने डरते हुए कहा, अब ये लोग तुम्हें वापस नहीं जाने देंगे। तभी घर के बाहर से सैकड़ों लोगों की आवाजें आने लगीं। सूरज, सूरज, सूरज। मैंने दरवाजे की तरफ देखा। दरवाजे के बाहर अंधेरे में दर्जनों परछाइयां खड़ी थीं और तभी बूढ़े ने मुझे देखकर कहा, तुम्हारे पास सिर्फ सूरज निकलने तक का समय है। मैंने पूछा, अगर सूरज निकल गया तो? बूढ़े ने मेरी आंखों में देखकर कहा, तो तुम हमेशा के लिए यहीं रह जाओगे। तभी मीरा ने मेरा हाथ पकड़ लिया और फुसफुसाकर बोली, सूरज, भागो। हम दोनों दरवाजे की तरफ दौड़े। लेकिन जैसे ही हमने बाहर कदम रखा, सामने वही सड़क थी, वही बाइक, वही जंगल। लेकिन सड़क के बीच में एक आदमी खड़ा था। उसका चेहरा बिल्कुल मेरे जैसा था। उसने मुझे देखकर मुस्कुराया और कहा, तुम यहां से नहीं जा सकते। फिर उसने अपना चेहरा उठाया और मैं उसे देखकर चीख पड़ा, क्योंकि वो मैं ही था। सड़क के बीच में खड़ा वो आदमी बिल्कुल मेरे जैसा था। चेहरा वही, कपड़े वही, यहां तक कि उसके हाथ पर भी वही निशान था। मैं उसे देखकर पीछे हट गया। मेरे मुंह से आवाज तक नहीं निकली। मीरा ने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया और फुसफुसाई, उसकी तरफ मत देखना। लेकिन वो दूसरा सूरज मुस्कुरा रहा था। उसने कहा, क्यों डर रहे हो? मैं तो तुम्हें घर छोड़ने आया हूं। मैंने पूछा, तुम कौन हो? वो कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, मैं वही हूं जिसे तुम 3 साल पहले पीछे छोड़ आए थे। अचानक मेरे सिर में तेज दर्द होने लगा। मेरे सामने पुरानी यादें घूमने लगी। एक बाइक, बारिश, सड़क पर पड़ा हुआ हेलमेट, मीरा की आवाज, और फिर एक आदमी मुझे घसीटकर जंगल की तरफ ले जा रहा था। मैंने आंखें बंद कर लीं। जब दोबारा खोली तो दूसरा सूरज बिल्कुल मेरे सामने खड़ा था। उसने मेरे कान के पास आकर कहा, तुम्हें सच जानना है? मैंने डरते हुए सिर हिला दिया। वो बोला, उस रात एक्सीडेंट नहीं हुआ था। मैंने मीरा की तरफ देखा। मीरा रो रही थी। मैंने पूछा, फिर क्या हुआ था? दूसरे सूरज ने कहा, मीरा को उस बूढ़े ने नहीं मारा था, उसे मैंने मारा था। मैं पीछे हट गया। नहीं, ये झूठ है। वो हंसने लगा। तुम्हें याद नहीं है क्योंकि तुमने खुद अपनी यादें मिटा दी थी। तभी मेरे सिर में फिर एक भयानक तस्वीर आई। मैं मीरा से बहस कर रहा था।
मीरा मुझे छोड़कर जाने की बात कर रही थी। मैं गुस्से में बाइक लेकर तेज गति से निकल गया। मीरा पीछे से चिल्ला रही थी, सूरज, रुक जाओ। लेकिन मैंने बाइक नहीं रोकी। अचानक बाइक फिसली, मीरा सड़क पर गिर गई। मैंने पीछे मुड़कर देखा, वह सड़क पर पड़ी थी। मैं उसके पास गया। उसकी सांस चल रही थी। मैंने उसे उठाने की कोशिश की। तभी जंगल से वो बूढ़ा आया। उसने मुझे देखा और कहा, अगर इसे अस्पताल ले गए तो पुलिस तुम्हें पकड़ लेगी। मैं डर गया। मैंने मीरा को वहीं छोड़ दिया और भाग गया। मेरी आंखों से आंसू निकल आए। मैंने कहा, नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया। मीरा ने पहली बार मेरी तरफ गुस्से से देखा। वह बोली, किया था। मैं जमीन पर बैठ गया। तभी सूरज की पहली हल्की रोशनी आसमान में दिखाई देने लगी। बूढ़ा चिल्लाया, समय खत्म हो रहा है। दूसरा सूरज मेरी तरफ बढ़ा। उसने कहा, तुम्हें मेरे साथ रहना होगा। मैं पीछे हटने लगा। मीरा ने मेरा हाथ पकड़ा और बोली, नहीं, अभी भी एक रास्ता है। मैंने पूछा, कौन सा? मीरा ने सड़क के किनारे पड़े पुराने मंदिर की तरफ इशारा किया। वहां एक घंटी लटक रही थी। वह बोली, सूरज निकलने से पहले अगर ये घंटी 3 बार बज गई तो इस रास्ते का श्राप खत्म हो जाएगा। मैं मंदिर की तरफ दौड़ा। दूसरा सूरज मेरे पीछे दौड़ रहा था। बूढ़ा चिल्ला रहा था, उसे रोक दो। मैं मंदिर तक पहुंचा। घंटी मेरे सामने थी। मैंने हाथ बढ़ाया, लेकिन तभी किसी ने पीछे से मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने पलटकर देखा। दूसरा सूरज मेरे ठीक पीछे खड़ा था। उसने मुस्कुराकर कहा, पहले मुझे खत्म करना होगा। और तभी मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगी। टन नन नन, एक बार, टन नन नन, 2 बार। मैंने आंखें बंद कर लीं। तीसरी बार घंटी बजने ही वाली थी कि मेरे कान के पास किसी ने फुसफुसा कर कहा, सूरज, अगर तीसरी घंटी बज गई तो मैं हमेशा के लिए खत्म हो जाऊंगी। मैंने आंखें खोली। मेरे सामने मीरा खड़ी थी और उसके हाथ में एक चाकू था। मेरे सामने मीरा खड़ी थी, उसके हाथ में चाकू था। मैं डर कर पीछे हट गया। मैंने पूछा, मीरा, तुम ये क्या कर रही हो? वह कुछ नहीं बोली, बस मेरी तरफ देखती रही। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने कहा, तुमने ही तो कहा था कि घंटी बजने से श्राप खत्म हो जाएगा। मीरा ने धीरे से सिर हिलाया, फिर बोली, हाँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें एक कीमत चुकानी होगी। मैंने पूछा, कैसी कीमत? मीरा ने चाकू अपनी तरफ कर लिया और बोली, तुम्हें मेरी जगह यहां रहना होगा। मैं पीछे हट गया। नहीं। तभी पीछे से दूसरा सूरज हंसने लगा। वह बोला, मैंने कहा था ना, तुम यहां से नहीं जा सकते। अचानक मंदिर की घंटी जोर जोर से हिलने लगी। टननन, टननन। मैंने घंटी की तरफ देखा। सूरज की रोशनी अब आसमान में फैलने लगी थी। मेरे पास बहुत कम समय था। मैंने मीरा से कहा, तुम मुझे धोखा दे रही हो? मीरा ने सिर झुका लिया, फिर बहुत धीमी आवाज में बोली, मैंने तुम्हें 3 साल पहले भी नहीं बचाया था और आज भी नहीं बचा सकती। मैंने पूछा, क्यों? मीरा ने मेरी तरफ देखा। उसके चेहरे पर अचानक एक अजीब सी मुस्कान आ गई और उसने कहा, क्योंकि मैं भी इस श्राप का हिस्सा हूं। मेरे पैरों के नीचे से जैसे जमीन निकल गई। तभी बूढ़ा मंदिर के सामने आकर खड़ा हो गया। उसने कहा, अब सच जानने का समय आ गया है। मैंने गुस्से में पूछा, तुमने हम दोनों के साथ ये सब क्यों किया? बूढ़ा हंसने लगा। फिर उसने अपनी जेब से एक पुरानी तस्वीर निकाली। तस्वीर में मैं, मीरा और वो बूढ़ा तीनों एक साथ खड़े थे। मैंने तस्वीर देखते ही कहा, ये कब की है? बूढ़े ने जवाब दिया, सिर्फ 3 साल पुरानी नहीं, ये तस्वीर 20 साल पुरानी है। मैं सन्न रह गया। मैं तो 20 साल का भी नहीं था। मैंने पूछा, ये कैसे संभव है? बूढ़ा बोला, क्योंकि तुम वो सूरज नहीं हो जो तुम खुद को समझते हो। अचानक मेरे सिर में भयंकर दर्द होने लगा। मेरे सामने एक के बाद एक तस्वीरें घूमने लगी। एक छोटा बच्चा, वही जंगल, वही मकान और एक आदमी जो उस बच्चे को गोद में उठाकर इसी मंदिर के सामने खड़ा था। मैंने उस बच्चे को ध्यान से देखा। वो मैं था। लेकिन तभी मेरी नजर उस आदमी के चेहरे पर गई। मेरी सांस रुक गई। वो आदमी मेरे पिता थे। मैंने बूढ़े की तरफ देखा। मेरे पिता यहां क्या कर रहे थे? बूढ़े ने कहा, तुम्हारे पिता इस रास्ते के रखवाले थे। उन्होंने तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारी यादें मिटा दी थी। मैंने पूछा, किससे बचाया था? बूढ़े ने धीरे से जंगल की तरफ देखा और बोला, उससे जो आज भी तुम्हारे अंदर है। मैं कुछ समझ पाता।
उससे पहले मेरे पीछे खड़ा दूसरा सूरज अचानक गायब हो गया। मीरा ने चीख कर कहा, सूरज, पीछे देखो। मैंने पीछे देखा। मेरी परछाई जमीन पर नहीं थी। मेरी जगह मीरा की परछाई थी और उसी परछाई के अंदर से एक आवाज आई, अब आखिरी घंटी बजाओ। मैंने मंदिर की घंटी की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन तभी बूढ़े ने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसने कहा, तीसरी घंटी मत बजाना। मैंने पूछा, क्यों? बूढ़े की आंखों में डर था। वह फुसफुसाया, क्योंकि तीसरी घंटी के बाद जो जिंदा है वो मर जाएगा और जो मर चुका है वो वापस आ जाएगा। मैंने मीरा की तरफ देखा। वह मुस्कुरा रही थी और उसके पीछे मेरे पिता खड़े थे, लेकिन उनकी आंखें पूरी तरह काली थीं। मेरे सामने मेरे पिता खड़े थे, लेकिन उनकी आंखें पूरी तरह काली थीं। मैं उन्हें देखकर कांपने लगा। मेरे मुंह से बस एक ही शब्द निकला, पापा। उन्होंने मेरी तरफ देखा, लेकिन उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। फिर उन्होंने धीरे से कहा, बेटा, यहां से चले जाओ। मैंने पूछा, आप यहां कैसे? उन्होंने जवाब नहीं दिया, बस मंदिर की घंटी की तरफ इशारा किया। मैं समझ गया कि वो मुझे कुछ बताना चाहते हैं। तभी बूढ़ा जोर से चिल्लाया, उसे मत सुनना। मेरे पिता ने बूढ़े की तरफ देखा। अचानक हवा तेज हो गई, पेड़ जोर जोर से हिलने लगे और उसी पल बूढ़े का चेहरा बदलने लगा। उसकी त्वचा काली पड़ गई, उसकी आंखें लाल हो गईं। मीरा पीछे हट गई। मैंने डरते हुए पूछा, ये क्या हो रहा है? मेरे पिता बोले, जिसे तुम बूढ़ा समझ रहे हो वो इंसान नहीं है। बूढ़ा जोर से हंसने लगा। उसकी आवाज पूरे जंगल में गूंजने लगी, तुमने मुझे पहचान लिया। फिर उसने मेरी तरफ देखा, लेकिन बहुत देर कर दी। अचानक जमीन फटने जैसी आवाज आई। मंदिर की घंटी अपने आप हिलने लगी। टन्नन। मैंने अपने पिता की तरफ देखा। उन्होंने चिल्लाकर कहा, सूरज, तीसरी घंटी बजा। मैंने पूछा, लेकिन आपने तो कहा था कि तीसरी घंटी के बाद कोई मर जाएगा। पिता बोले, हाँ, लेकिन वो तुम नहीं होगे। मैं कुछ समझ पाता उससे पहले मीरा मेरे सामने आ गई। उसने चाकू जमीन पर फेंक दिया और बोली, सूरज, अब तुम्हें सच जानना होगा। मैंने उसकी तरफ देखा। मीरा बोली, 3 साल पहले तुम्हारी मौत नहीं हुई थी। तुम जिंदा थे। तुमने मुझे बचाने की कोशिश की थी, लेकिन उस रात बूढ़े ने तुम्हें मारने की कोशिश की। मेरी आंखों के सामने सब साफ होने लगा। मेरे पिता समय पर वहां पहुंचे थे। उन्होंने मुझे अस्पताल पहुंचाया था, लेकिन मीरा, वह नहीं बच सकी। उसकी मौत के बाद उस बूढ़े ने इस रास्ते पर एक श्राप कर दिया था। वह हर 3 साल में किसी एक इंसान को इस जंगल में बुलाता था, और आज वो इंसान मैं था। मैंने घंटी की तरफ देखा। अब सिर्फ एक घंटी बाकी थी। मैंने पूरी ताकत से रस्सी खींची। टन। घंटी की आवाज पूरे जंगल में गूंज गई। अचानक सब कुछ शांत हो गया। हवा रुक गई, पेड़ स्थिर हो गए। बूढ़ा जमीन पर गिर पड़ा। उसकी चीख पूरे जंगल में गूंजने लगी, नहीं। धीरे धीरे उसका शरीर धुएं में बदलने लगा और फिर वह पूरी तरह गायब हो गया। मैंने राहत की सांस ली। मेरे पिता मेरे पास आए। उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैंने पूछा, पापा, मीरा? मेरे पिता ने पीछे देखा। वहां कोई नहीं था। सिर्फ जमीन पर एक पुरानी पायल पड़ी थी। मैंने उसे उठाया। तभी मेरे कान के पास एक बहुत धीमी आवाज आई, अब मैं घर जा सकती हूं। मैंने तुरंत पीछे देखा। कोई नहीं था, लेकिन जंगल के उस पार सुबह की पहली रोशनी दिखाई दे रही थी। मेरे पिता ने कहा, चल बेटा, अब यहां कभी वापस मत आना। हम दोनों वहां से निकल गए। कुछ दूर जाने के बाद मैंने पीछे मुड़कर देखा। वही पुराना मकान, वही मंदिर, लेकिन अब वहां कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक खाली जमीन। मैंने पूछा, पापा, यहां घर कहां गया? उन्होंने मेरी तरफ देखा और कहा, यहां कभी कोई घर था ही नहीं। मैंने मोबाइल निकाला, समय देखा। सुबह के 5:17 बजे और तभी मेरे फोन पर एक फोटो आई, अनजान नंबर से। मैंने फोटो खोली। फोटो देखकर मेरे हाथ कांपने लगे। उसमें मैं, मेरे पिता और मीरा मंदिर के सामने खड़े थे, लेकिन फोटो के पीछे एक आदमी खड़ा था, वही बूढ़ा। मैंने तुरंत फोटो डिलीट कर दी, लेकिन कुछ सेकंड बाद वही फोटो फिर से फोन में आ गई और उसके नीचे सिर्फ एक लाइन लिखी थी, रात का सफर खत्म नहीं हुआ, अगली रात फिर मिलेंगे। मैंने फोन बंद कर दिया। उस दिन के बाद मैंने कभी उस रास्ते पर रात में जाने की हिम्मत नहीं की। लेकिन दोस्तों,
आज भी जब कभी रात के करीब 1:17 बजे मेरे फोन की घंटी बजती है, तो मैं कॉल उठाने से डरता हूं, क्योंकि 3 साल पहले उसी समय मीरा ने पहली बार मुझे फोन किया था। और आज भी कभी कभी फोन की स्क्रीन पर एक अनजान नंबर दिखाई देता है। नाम लिखा होता है मीरा, और उसके नीचे सिर्फ एक मैसेज होता है, सूरज, मुझे घर जाना है।